नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत, 10 शहरों में वायु प्रदूषण मापने के यंत्र लगाएगी सरकार। विकसित देशों से भी प्रदूषण रोकने में मदद की अपील। विदेशों में काला धन रखने वालों को आखिरी मौका देगी सरकार। वित्त मंत्री ने कहा, न करों का आतंक, न टैक्स चोरी को बढ़ावा। बजट सत्र के दौरान आएगा जीएसटी विधेयक। भूमि बिल के खिलाफ 19 अप्रैल की रैली की तैयारी में जुटी कांग्रेस। सोनिया गांधी की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। सरकार ने कहा, विकास को बाधित करने की कोशिश। यमन में फंसे भारतीयों की वापसी का काम पूरा, 3000 लोग पहुंचे स्वदेश। अमेरिका समेत 23 देशों ने अपने नागरिकों को निकालने में मांगी मदद। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 3 आतंकी हमले। शोपियां में मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी शहीद, 1 जख्मी। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। देश भर में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सरकार ने आज नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत की। ये मुहिम दिल्ली, मुंबई समेत देश के 10 बड़े शहरों में एक साथ शुरू की जाएगी। इसमें वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी मिलेगी। विकसित देशों की तर्ज पर शुरू हुई इस मुहिम को इंटरनेट के जरिए मॉनिटर भी किया जाएगा। अब अपने स्वास्थ्य के मिजाज के साथ साथ आप अपने शहर की हवा की तबीयत भी जान सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 शहरों में हवा में प्रदूषण स्तर की निगरानी से जुड़े इंडेक्स की शुरुआत कर दी है। इंडेक्स के जरिए किसी भी जगह की हवा को 6 मानकों पर नापा जाएगा। रंगों के आधार पर हवा में प्रदूषण के स्तर की जानकारी मिल सकेगी। हर रंग उस शहर की हवा की तबीयत का आईना होगा। लाल रंग का मतलब होगा कि उस जगह की आबोहवा रहने लायक नहीं है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण अभियान भारत के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा। विश्व इस संकट से जो गुजर रहा है, मैं अभी भी मानता हूं कि दुनिया को इस क्षेत्र में बचाने के लिए नेतृत्व भारत ने करना चाहिए और उस दिमाग से भारत ने अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स थर्मोमीटर जैसा है, पर बीमारी दूर करने के लिए सरकार को नीति लागू करनी पड़ेगी कि एयर पोल्यूशन बढ़े ना। उस पे ना ही काम नहीं हुआ है, पर उल्टा सिवियर एयर पोल्यूशन के जोन्स को सिवियरली पोल्यूटेड जोन की कैटेगरी से हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के मामले में दोहरी नीति अपनाने पर विकसित देशों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विकसित देश पर्यावरण की बात तो करते हैं, लेकिन पर्यावरण अनुकूल परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए भारत को ईंधन मुहैया कराने में आनाकानी करते हैं। जो दुनिया क्लाइमेट के लिए लीड करती है, दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं, हम उनको जब कहते हैं कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आवश्यक फ्यूल दो, तो उसमें वो मना कर देते। सितंबर तक 10 लाख की आबादी वाले 46 और शहर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ जाएंगे। पर्यावरण और वन मंत्रियों के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जीवन शैली में बदलाव को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का सबसे कारगर तरीका करार दिया। रविंद्र शौरान, राज्यसभा टीवी। तो सरकार ने जिन प्रयासों की घोषणा की, इसका असर क्या होगा, किस तरह के प्रयासों की और जरूरत है, और जो नियम कायदे कानून है उसके लिहाज से हम दुनिया के दूसरे देशों से कितने अलग और कितने आगे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ हैं अनमिता राय चौधरी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिसर्च एंड एडवोकेसी सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट से। स्वागत है अनमिता आपका। सबसे पहले तो जो ये 10 शहरों में इंडेक्स की बात हो रही है, ये कितना जरूरी है और इसका इम्पैक्ट आप क्या देखती हैं? देखिए, ये जो बात आज बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एक इम्पोर्टेंट कदम इसीलिए है कि पहली बार सरकार के तरफ से एक ओनरशिप लिया जा रहा है, जहाँ पर सरकार लोगों को सूचित करेगी कि प्रदूषण कैसा है और उसके साथ साथ सेहत के ऊपर क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में एक उनको जागरूक करने की वाली जो बात है, उसके लिए ये पहली बार ये कदम ली गई है। अब ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि लोगों को, और ज़्यादातर जो पीड़ित हैं, जिन्हें लंग्स की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो उन्हें किस तरीके के प्रिकॉशन उन्हें लेना चाहिए। उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, आउटडोर हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम इस
नज़रिया से देखें तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और लोगों में जागरूकता लाना, उनको सचेतन करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। पर बात यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए। जो सबसे बड़ी बात तो बाकी देशों में जो इंडेक्स के साथ जो करते हैं वो, कि जब इंडेक्स के जरिए हमें पता चलता है कि प्रदूषण एकदम सीवियर लेवल तक पहुंच गई है और लगातार एलिवेटेड है, तब एक पोल्यूशन इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया जाता है। अगर आप बीजिंग देखें, पेरिस, लंदन, मेक्सिको सिटी, हर जगह, तब सब शहर में सरकार के तरफ से कुछ कदम लिए जाते हैं, जैसे गाड़ियों की संख्या को कम कर देते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फैक्ट्रीज है, उनको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, क्रैकर्स अलाउड नहीं करते, बारबेक्यू अलाउड नहीं करते, डीजल गाड़ियों को बंद कर देते हैं, और उसके साथ साथ जैसे पेरिस में वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर देते हैं, क्योंकि अगर आप निजी गाड़ियों को रोक रहे हैं तो लोगों को दूसरी सुविधा भी आपको देनी पड़ेगी। तो क्या ये कहें नमिता कि ये पहला कदम क्या कहा जाए सरकार का ये है, और इसके साथ हमने देखा कि इंटरनेशनल जो मानक हैं, सरकार कहीं उस दिशा में अब पर्यावरण की चिंता को देखते हुए आगे बढ़ना चाहती है। जी, तो ये काफी देर हो रहा था, अच्छी बात है कि हम अब ये हो चुका है, पर अभी हमें देखना है कि कितनी जल्दी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है, क्योंकि आपको लोगों को बताने के लिए सिर्फ वेबसाइट में अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इससे बात नहीं बनेगी। आपको सारे मीडियम्स को आपको इस्तेमाल करना होगा, रेडियो पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, बिलबोर्ड्स में, ताकि हर वक्त लोगों को ये बताया जाए। और इससे जो सबसे बड़ी बात जो आज बनी, क्योंकि देखिए आज दिल्ली शहर में, बाकी शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए जो सख्ती से हमें काम करना होगा आज, और जो हो नहीं पा रहा, उसके लिए अगर आपको पब्लिक सपोर्ट बनानी है तो लोगों को जागरूक भी करना होगा। आज जो दिल्ली में है, जो जिसे हम सॉफ्ट ऑप्शंस कहते हैं, जो चेरी पिकिंग होता है, वो हम कर चुके हैं। अब प्रदूषण को कम करने के लिए हार्ड डिसीजंस की जरूरत है। अपने हार्ड डिसीजंस की जरूरत है। लेकिन अगर मैं इंडेक्स मानकों से अलग अभी की तस्वीर देखूं, जो कि WHO की 2013 की रिपोर्ट है, 178 देशों में भारत का नंबर 155 के बाद आता है, और कहा ही जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो तमाम बड़े मेट्रोज हैं उसमें अभी भी जो लेवल है, मैं कहूँ कि पॉल्यूशन का, वो बहुत ज्यादा है। जी, तो सरकार को पहला कदम उठाने में भले ही देरी हुई हो, लेकिन इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए उन्हें तुरंत शायद कार्रवाई करनी होगी। क्या उसके लिए हम तैयार हैं, और क्या भारत में जो एनवायरमेंट को लेकर, तमाम पॉल्यूशन रोकने को लेकर नियम कायदे हैं, क्या उस तरह के हैं कि हम उसे लागू कर सकेंगे? देखिए, जो बात ये है, ये सही बात है कि हम नहीं कर पाए हैं अभी तक, पर हमें अपॉर्चुनिटी को देखना है। हमारे मानक बनते हैं, हमारे पॉलिसीज बनते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फ्रेमवर्क, जो ढांचा हमें बनानी है, वो नहीं बनता, और जो पॉलिसी है वो पेपर में ही रह जाता है, उसको हम इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं करते, मॉनिटर भी नहीं करते, और उसकी जो इम्पैक्ट है उसको भी हम ठीक से नहीं देखते। तो ये जो एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो हमें बनानी है एनफोर्समेंट के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो तो हमें करना ही होगा। पर एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर है कि जैसे भारत में जब हम कहते, जैसे आज आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा कि लाइफस्टाइल के बारे में हम कह रहे हैं। अब देखिए, लाइफस्टाइल हमें, अब जो इंडिया की जो अपनी लाइफस्टाइल है, जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, वो एक हमारे लिए एडवांटेज है। पर पब्लिक पॉलिसी से हम जब देखते हैं तो वो लाइफस्टाइल में आज हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आज वायु प्रदूषण की बात हो रही है। दिल्ली में आज सिर्फ 15% लोग निजी गाड़ियां, कार इस्तेमाल करते हैं, पर जब ट्रांसपोर्ट की जब हम बजट देखते हैं, उसकी एक्सपेंडिचर देखते हैं, तब 80% जाता है सिर्फ वो कार वालों के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मेजॉरिटी इस्तेमाल कर रहा है उनके लिए नहीं करते। तो अगर मेजॉरिटी हमारे शहरों में आज भी पैदल यात्री हैं, साइकिल चालक हैं, बसों पे सवार कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो वहां होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो पॉलिसी तैयार की जा रही है विकास को लेकर, उसमें उन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, और न सिर्फ रखना होगा बल्कि बजट एलोकेशन भी करना होगा उसके लिए। बिल्कुल करना होगा। अब हाल ही में आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से ये एक दिल्ली डीकंजेशन प्लान बनाया गया है। ओके, बहुत बड़ी बात है, इसको प्रदूषण भी कम होगा। अब उसमें 43,000 करोड़ का बजट बना है, पर 73% वो जो बजट है वो सिर्फ टनल रोड और एलिवेटेड रोड जो कारों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ये 70% को अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप लगाएंगे, तो ये तो पूरी शहर की पूरी सुधार हो जाएगी, प्रदूषण को तब आप इमीडिएटली कम कर लेंगे। तो ये जो आज पॉलिसी की जो प्रायोरिटी है उसको हमें समझना होगा। अगर हम गलतियां करेंगे और जो वेस्टर्न
कंट्रीज में, जो हम देश अंतर्राष्ट्र का बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो गलतियां हो चुकी हैं, जहाँ पे पहले वो तो कार में सवार हुए और आज कोशिश कर रहे हैं लोगों को वापस बाइसिकल में लाएं, और यहाँ पे हम बाइसिकल में बैठे हैं पर वहाँ पे उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। तो ये जो एक गलती हम कर रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव गलती है और इसे हमें रोकना होगा। दूसरा एक सवाल उठता है अनुमिता कि तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर अगर मैं वाटर पोल्यूशन की बात करूँ, साउंड की बात करूँ, एयर की बात करूँ, तमाम तरह के जो पॉल्यूशन इस वक्त देखने मिलता है, सरकार के साथ साथ प्राइवेट संस्थाएं, तमाम वो लोग वहाँ के, मैं कहूँ कि सोसाइटी अपने अपने ढंग से कार्रवाई करती हैं, अपने ढंग से उसमें हेल्प करती हैं। क्या हिंदुस्तान में उस तरह का पैटर्न अब तक आपको नजर आया है, या वहाँ पर अभी शायद ये है कि फिलहाल हमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है या कोई हम पर असर नहीं हो रहा है, इसलिए वो चिंता नहीं है? देखिए, यहाँ का जो समस्या है वो है कि लोगों में समझ को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी जो प्रदूषण कम करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो कदम हमें और कार्रवाई हमें करना होगा, वहाँ पे एक है जो रेगुलेशंस हम बना रहे हैं उसको तो ठीक से करना ही होगा, पर रेगुलेशंस के लिए जो हमें सपोर्ट की चाहिए, जो आप कह रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट या पब्लिक सपोर्ट की जो बात है, वो तभी हो पाएगा अगर आप वो अवेयरनेस को ठीक से आप बना सके। अब अगर आप प्रदूषण के लिए आकर आप फाइट करना चाहते हैं तो आज शहर में लोगों को ये समझ होना चाहिए कि इसका सेहत के ऊपर क्या हो रहा है। बाकी देशों में जो आज जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वहाँ पे लोग हेल्थ को एक प्रीमियम देते हैं जो हम अभी नहीं दे पा रहे क्योंकि हमें वो समझ नहीं है। आज अभी सीबीसीबी की जो स्टडी है वो दिखा रहा है कि दिल्ली शहर में एवरी थर्ड चाइल्ड उसका जो लंग्स है वो लंग इम्पेयर्ड हो चुका है, पुलमोनरी हेमोरेज दिख रहा है बच्चों में। तो आप तो ये जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी हेल्थ तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही चुके हैं, पर लोगों में ये समझ कहाँ है। तब हम जब डीजल गाड़ियों में चलते हैं, एसयूवी खरीदते हैं, हम सोचते नहीं हैं कि ये जो टेल पाइप से जो धुआं निकल रहा है वो हमारे बच्चों को क्या कर रहा है। ये जो समझ है, अगर आप ये समझ को बढ़ाएंगे जो बाकी देशों में हो रहा है, तब ये पब्लिक सपोर्ट बनेगा और तभी शायद हम लीड कर पाएंगे, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। Watch the world come alive in your living room. Defining moments. Momentous events. News Tonight, your window to the world. Every night at 9 p.m. सरकार विदेशों में कालाधन का खुलासा करने वालों को लेकर नरम रुख दिखाएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कर सुधारों से आतंकित होने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने काले धन से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए G20 देशों के साथ समझौते की बात भी कही। इससे काले धन पर पुख्ता तरीके से रोक लगेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन से जुड़े कानून में विदेशों में रखे धन का खुलासा करने के लिए उचित व्यवस्था का वादा किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को निवेश की जरूरत है, ऐसे में सरकार सख्त कर नीति नहीं अपना सकती। उद्योग संगठन CII के कार्यक्रम में अरुण जेटली ने कहा कि भारत में वैध कर की जरूरत को कर आतंक नहीं माना जाना चाहिए। The legislature or the legislation to be approved is fair enough to say there will be a compliance window. All suggestions with regard to that compliance window and its manner and extent of compliance, all suggestions are welcome. Parliament is yet to consider it. But after that, globally also let us remember the regime is becoming extremely challenging. वित्त मंत्री ने स्थिर कर प्रणाली की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारत को टैक्स हेवन नहीं बनने दिया जाएगा। अरुण जेटली ने बकाया करों के भुगतान पर भी जोर दिया। वित्त मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब करीब 100 विदेशी संस्थागत निवेशकों को करीब 60,000 करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस मिला है।
even when legitimate taxes are demanded, where courts have settled issues, even though there may be demands of the past, amendments have been made for the future. If people are agreed, they have a right to challenge it. But having lost in court, you can't refer to the process as tax terrorism. वित्त मंत्री ने पिछले महीने काले धन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया था। इसमें 300% जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लोकसभा में पेश करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ये देश में कर ढांचे को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। जेटली ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सरकारें करों में पारदर्शिता लाने की ओर बढ़ रही हैं। साथ ही G20 के प्रावधानों के तहत सूचना में आदान प्रदान की व्यवस्था और मजबूत होगी। लेकिन देखना है कि ये उपाय काले धन से निपटने में कितने कारगर साबित होंगे। दिल्ली से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कांग्रेस जोर शोर से जुटी है। 19 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। सोनिया गांधी ने आज पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में फैसला किया गया कि पार्टी भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध जारी रखेगी और जनता को एनडीए सरकार के मंसूबों की जानकारी देगी। कांग्रेस ने मौजूदा सरकार की नीतियों को किसान विरोधी करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार 2013 के कानून में बदलाव कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 19 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली किसान रैली में वापसी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए आदिवासियों और वन भूमि के मुद्दे पर लोगों के बीच गलत जानकारी फैला रहे हैं। दिल्ली में आज पर्यावरण और वन मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भूमि बिल के दायरे में आदिवासी और जंगल की जमीन नहीं आती है और इसका संरक्षण अलग कानूनों के जरिए होता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह की मुहिम से देश के हितों को चोट पहुंचेगी। समाज को गुमराह करने का इस प्रकार का प्रयास आपके लिए कोई छोटी बात होगी, आपके राजनीतिक उसूल होंगे, लेकिन उसके कारण देश को कितना नुकसान होता है। और कृपा करके ऐसे भ्रम फैलाना बंद होना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी की तरह संघर्ष करके देश की सेवा की है। बीजेपी के 35वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने पार्टी पर लगे सांप्रदायिकता के आरोप को खारिज किया। केंद्र की सत्ता में काबिज और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने अपनी स्थापना के 35 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुए समारोह में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी देश की सेवा और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आम आदमी का दिखावा करने के बजाय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश सेवा के लिए त्याग किया है। आज कुछ लोग बात करते हैं आम आदमी होने की, मैं उनको बताने चाहता हूं कि हमारे पास तो ऐसा नेता थे जिनके जन्म से मृत्यु लेख तक कभी बैंक अकाउंट ही नहीं रहा। हमारे पास ऐसा नेता थे जिनका जीवन में कभी घर नहीं बना, देश का परिवार ही उनका परिवार रहा, पूरा जीवन न्यौछावर किया। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने जजों के सम्मेलन को सांप्रदायिक रंग देने के लिए विपक्षी दलों की निंदा की। इसके पहले भी गुड फ्राइडे के दिन में चीफ जस्टिस का कॉन्फ्रेंस हो चुका है। केटी थॉमस जी ने, रिटायर्ड जज ने भी कहा भी है। मुझे उससे भी आश्चर्य, उसको सेक्युलरिज्म के साथ जोड़ना, कुछ लोग सरकार के ऊपर हमला करने के लिए इसको भी कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं, बाहर का लोग, जजेस नहीं, कुछ बाहर का लोग। देखिए कितना ये लोग ऐसा प्रचार करते हैं। 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि 2014 के आम चुनाव में पार्टी को 282 सीटें हासिल हुई। केंद्र की सत्ता के अलावा 8 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जबकि गठबंधन मिलाकर कुल 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
मध्य प्रदेश के मुरैना में सिपाही को डंपर से कुचलने की एसआईटी जांच होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इसका ऐलान किया। वहीं भोपाल में कांग्रेस ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी की मिलीभगत के चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस ने पुलिस कांस्टेबल को ट्रक से कुचलने के खिलाफ सोमवार को भोपाल में प्रदर्शन किया। पार्टी ने राज्य सरकार पर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और शह देने का आरोप लगाया है। उसने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिर से कर्मठ हमारा पुलिस का सिपाही मारा गया। ये एक पूरी माफिया है भाजपा जिनको शरण दी हुई है, और स्वयं लेबर मिनिस्टर यहाँ पर जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं, उन्हीं का इलाका है। इस बारे में सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की और अधिकारियों को 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। मुख्यमंत्री ने इसकी एसआईटी जांच का ऐलान किया है और ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए हैं। एसआईटी का आज गठन हो जाएगा। एसआईटी को 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो मालिक है, ट्रक के ड्राइवर है, उनका पता चल गया है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान ने मुरैना में रविवार को रेत से भरा ट्रक रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। मुरैना अवैध खनन को लेकर काफी बदनाम रहा है। मार्च 2012 में रेत माफिया पर कार्रवाई के दौरान आईपीएस नरेंद्र कुमार की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में आज एक के बाद एक 3 आतंकी हमले हुए। सबसे बड़ा हमला जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हुआ, जिसमें 3 पुलिस के जवान शहीद हो गए। पुलिस दल घटना के वक्त आशिपुरा इलाके में गश्त पर था और घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान छेड़ दिया। घाटी में पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाओं में अचानक तेजी आई है। आतंकियों ने पिछले माह राजबाग पुलिस थाने सहित सामा सेक्टर के आर्मी कैंप पर हमले किए थे। सीबीआई ने आईएएस के रवि की मौत की जांच तय समय सीमा में करने से आज इनकार कर दिया। सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि किसी मामले की जांच को निश्चित अवधि के अंदर पूरा किया जाए। राज्य सरकार ने सीबीआई के सामने 3 महीने में जांच पूरी करने का प्रस्ताव रखा था। राज्य सरकार ने परिवार वालों, पार्टी और विपक्ष की मांग मानते हुए मामले की सीबीआई को जांच करने का फैसला दिया था और हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दोबारा सीबीआई के सामने जांच का प्रस्ताव भेजने की बात कही है। They have sent it back, saying that don't put the condition like that. We will send it. Again, we will send it to CBI. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी में आज स्कॉर्पियन पनडुब्बी को पानी में उतारा गया। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में फ्रांस के सहयोग से इस अत्याधुनिक पनडुब्बी को तैयार किया गया है। जलावतरण के साथ ही पनडुब्बी का परीक्षण शुरू हो गया। भारत ने 2018 तक इस तरह की 5 और पनडुब्बियों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिन्हें मझगांव डॉकयार्ड पर ही तैयार किया जाएगा। Submarine environment is very congested and critical. It also puts person under pressure because of closed environment. So we have asked them to follow this. You will find that there are no accidents. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिर्फ गाय और बैल की हत्या पर रोक लगाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सिर्फ गाय और बैल की हत्या पर ही प्रतिबंध क्यों लगाया गया, जबकि बकरे और दूसरे जानवरों के मांस पर किसी तरह का बैन नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को दूसरे राज्यों से गाय और बैल के मांस लाने के लिए लाइसेंस देने से जुड़ी नीति बनाने को भी कहा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 20 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। व्यावसायिक ट्रेनिंग में सुधार के लिए श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का MIS पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल के जरिए 11,000 से ज्यादा औद्योगिक ट्रेनिंग संस्थानों से जुड़ी जानकारियां यहां पर मिलेंगी और छात्र मार्कशीट से लेकर सर्टिफिकेट तक इस पोर्टल से ले सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही नेशनल करियर पोर्टल शुरू करने जा रही है। My ministry is also working on National Career Portal that will be launched shortly. This
Portal will provide direct market linkages to the graduates of our vocational training system. NCVT MIS portal is being integrated with the NCS portal. मलेशिया में हो रहे सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे मैच में आज न्यूजीलैंड ने भारत को 2-1 से हरा दिया। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान साइमन चाइल्ड और एंडी हेवार्ड ने एक गोल किया, जबकि भारत की ओर से 43वें मिनट में स्ट्राइकर आकाशदीप सिंह ही गेंद को गोल पोस्ट में डाल सके। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ ड्रॉ खेला था। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।